हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पैकेज का एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। इट्स गिवन ए लिक्विड गिव्स ए गैसेस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 460.6 कैलोरी पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन 50 केल्विन। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एट 10 एटमॉस्फेयर। तो देखो ये वाली इक्वेशन आपको पता है कि लिक्विड से अगर वेपर का इक्विलिब्रियम है तो इस प्रोसेस के लिए आपको पता है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर तब बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब प्रेशर 1 atm है उस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट आपका जो T1 है वो 50 केल्विन दिया हुआ है। व्हेन प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है उस पॉइंट पे आपको बॉइलिंग पॉइंट T2 फाइंड आउट करना है। हमारा रिलेशनशिप होती है log ऑफ P1 बाई P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपका वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है, या बेटर टू से जब बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन होगी तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, बाद में 10 एटमॉस्फेयर किया। डेल्टा एच की वैल्यू 460.6 कैलोरी है, 2.303। हर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर 150 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर T2 आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से सॉल्व करके T2 निकालना है। कर पाओ तो log 1/10 -1 हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 2/460.6 इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/T2। ये सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। T2 बताइए कितना आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करके T2 निकालना है आपको। यहाँ से सॉल्व होकर 100 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में लिखा है 100 ml of 0.5 and H2SO4 is neutralized by 200 ml 0.2 NH4OH in a constant pressure calorimeter, which results the temperature rise of 1.4 degrees Celsius. If the heat capacity of calorimeter is 1.5 kilojoule per degree Celsius, which statement is correct? आपको HCl और NaOH का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 किलो जूल दे रखा है, और एसिटिक एसिड और NH4OH का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है 48.1 किलो जूल। अब देखो सबसे पहले हम यही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले केस में लिखा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl वर्सेस NH4OH पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको जो H2SO4 और NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस दिया है उस इक्वेशन को लिखिए। इट विल फॉर्म NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड वाटर। ये इक्वेशन होगी। इसका 100 ml 0.5 m दे रखा है, मतलब ये हो गया आपका 50 मिली इक्विवेलेंट्स। और इसका सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 0.2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 मिली इक्विवेलेंट्स। तो 40 मिली इक्विवेलेंट एसिड 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से न्यूट्रलाइज होगा, और उस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हो रही दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो दिस इज गिवन 1.5 इंटू 1.4 किलो जूल। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH से। NH4OH का एन फैक्टर 1 है, तो यू कैन सिंपली से 40 मिली मोल्स ऑफ NH4OH की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1.5 इंटू 1.4, इतने किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई फ्रॉम 40 मिली मोल्स, यानी 40 इंटू 10⁻³ मोल से। 1 मोल से जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या 1 इक्विवेलेंट से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको सॉल्व करके सबसे पहले आपको आंसर वेरीफाई करना है। करिए एक बारी। तो देखो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गया NH4OH का H2SO4 के साथ। अब H2SO4 की जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो वही रहने वाली है। तो पहला वाला आंसर आपका मैच कर गया ए। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl वर्सेस NH4OH इज -52.5। ये सही है, क्योंकि NH4OH का H2SO4 से न्यूट्रलाइजेशन कराए, HCl से न्यूट्रलाइजेशन कराए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे इट विल रिजल्ट द सेम थिंग, क्योंकि वीक बेस के डिसोसिएशन की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगले स्टेप में लिखा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ डिफरेंस निकाल लो तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लोग निकालेंगे NH4OH के लिए तो एक्चुअल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी 57 किलो जूल, बट रिलीज हुई 52.5। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। ये भी आंसर मैच कर गया। अगले केस में लिखा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो उसका एसिटिक एसिड वाले से डिफरेंस निकाल लो। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करना है हमको। बट देखो प्रॉब्लम क्या है कि CH3COH और NH4OH के डिसोसिएशन से एनर्जी रिलीज हो रही 48.1,
तो मैंने आपको वीक एसिड वीक बेस के केस में बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो वीक एसिड का डिसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड का डिसोसिएशन और वीक बेस का डिसोसिएशन दोनों वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा। तो 57 माइनस 48.1 ये किसके बराबर आएगा? इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH प्लस इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर हम इसको x अज्यूम कर लें यहाँ पे, ये 4.5 प्लस x हो जाएगा, राइट। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करके आपको x की निकाल लेनी है, ठीक है। ये आपका एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आपका 4.4 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, राइट। और बाद में लिखा है एंथैल्पी ऑफ वाटर लिक्विड गिव्स 2H प्लस 2OH माइनस इज 114 किलो जूल। तो देखो H प्लस और OH माइनस के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है उसकी एनर्जी 57 किलो जूल है। तो 2H प्लस और 2OH माइनस कंबाइन होकर 2 वाटर बनाएंगे तो उसकी एनर्जी 57 इंटू 2 हो जाएगी। इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। अभी रिएक्शन उल्टी करके लिख दी गई है, तो इतनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से H2O गिव्स H प्लस एंड OH माइनस एक्वस। इस प्रोसेस का जो डेल्टा H होगा वो 57 किलो जूल होगा। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वाटर गिव्स 2H प्लस प्लस 2OH माइनस, उसका डेल्टा H रिपोर्ट करेंगे तो 57 इंटू 2 हो जाएगा, ये 114 किलो जूल आ जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर A, B और D करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। For question number 5 is given for the reaction following data 25 डिग्री सेल्सियस is given। आपका हाफ हाइड्रोजन गैसेस हाफ ऑक्सीजन गैसेस से OH रेड गैसेस बना रहे हैं, इसकी एनर्जी 42 किलो जूल। हाइड्रोजन गैसेस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसेस से वाटर गैसेस बना रहे हैं, इसकी एनर्जी -242 किलो जूल। हाइड्रोजन का एटम ब्रेक हाइड्रोजन को उसके एटम में ब्रेक करा रहे हैं 436, ऑक्सीजन को एटम से ब्रेक कर रहे हैं 495 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो सिंपली हेस लॉ यूज करते जाओ, आपका काम बन जाएगा। पहली रिएक्शन में पूछा गया है वाटर गैसेस से आपको 2H गैसेस और O गैसेस बनाना है। तो वाटर गैसेस से 2H गैसेस और O गैसेस बनाना है। इसका मतलब जो हमारे पास 4 इक्वेशन गिवन है, इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है कैसे फाइंड आउट होगी? इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करो और उसको 3 और 4 के साथ 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा इक्वेशन नंबर 3 प्लस 1/2 इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, हेस लॉ यही तो होता है कि किसी भी इक्वेशन को जिस तरीके से भी मॉडिफाई करके लिखना चाहे वैसे लिख लो, और जो आप इक्वेशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं वही इंथैल्पी के साथ अप्लाई करो। तो पहली इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो इंथैल्पी कितनी हो जाएगी? +242। दूसरी वाली इक्वेशन को उसमें ऐड करेंगे तो देखो 2H कट जाएगा, H2 कट जाएगा, 2H बचेगा। और तीसरी वाली इक्वेशन को हाफ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो देखो O2 वाला टर्म कट जाएगा तो O बचेगा। तो अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है, तो ये हमारे लिए देखो सीधी सीधी वैल्यू बन गई 436 प्लस 1/2 इंटू 495 माइनस ऑफ -242। ये सॉल्व करके आंसर निकालिए तो फर्स्ट आ जाएगा। स्टेप समझ गए ना? मतलब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो जो मैंने लिखा वही करके देखो। इक्वेशन नंबर 3 पहले आपने लिखी, जैसे लिखी है वैसे ही, H2 गैसेस गिव्स 2H गैसेस, इसका डेल्टा H 436 दिया है। दूसरी इक्वेशन में O2 गैसियस को 2O गैसियस लिखा था, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। और तीसरी इक्वेशन को रिवर्स करके लिख दो, वाटर गैसियस गिव्स H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो इसकी इंथैल्पी हो गई 495 इंटू 1/2 और इसकी इंथैल्पी हो गई +242। जब आप हाफ करके ऐड करोगे तो देखो ऑक्सीजन कट जाएगा, हाइड्रोजन कट जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी वाटर गैसियस गिव्स 2H गैसियस प्लस O गैसियस। तो देखो वही इक्वेशन आ गई जो हमको चाहिए थी, उसकी इंथैल्पी देखो डायरेक्ट आ गई। तो अगर आप सीधे मैथमेटिकली समझ जाते हो तो जैसे मैंने पहली लाइन लिखी उतना ही से आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाते हो तो पूरी इक्वेशन लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखा करो, जिस फॉर्म में इक्वेशन या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा करो ताकि वो इक्वेशन बन जाए। तो एक बार वेरीफाई करो कोई भी आंसर आ रहा है जो मैंने लिखा। तो 435 प्लस 242 और प्लस 495/2 कर लेना है। कर रहा है मैच?
इसके बाद ऑप्शन बी के लिए देखो इक्वेशन दे रखी है OH गैसियस गिव्स H गैसियस प्लस O गैसियस। इसका मतलब आपकी बार इक्वेशन नंबर 3 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें एक H इक्वल चाहिए। इक्वेशन नंबर 4 को भी हाफ से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो आपकी इक्वेशन जैसे ही 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो OH उल्टा हो जाएगा, तो OH लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट साइड में हाफ H2 हाफ O2 आएगा, हाफ O2 कट जाएगा जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हाफ मल्टीप्लाई करोगे, तो H और O गैसियस आ जाएगा। जो आपने इक्वेशन के साथ करा है वही इंथैल्पी के साथ कर दो तो आ जाएगा 436/2 प्लस 495/2 माइनस 42। ये सॉल्व करके निकालिए तो अगला ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैसियस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैसियस मतलब हाइड्रोजन का एक एटम बनाना है H2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, हाइड्रोजन गैसियस। तो ये 436 का बाई 2 कर दो, ठीक है। ये भी माइनस में दिया है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। और बाद में लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH गैसियस। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन हो गई हाफ H2 गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस से OH गैसेस बना रहे हैं, ये वाली 42 आनी चाहिए, तो ये सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर ABD आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार बी का ऑप्शन चेक कर लो, सी तो क्लियर है। अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैसेस लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी केवल 436/2। और लास्ट ऑप्शन डी चेक करोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH गैसेस, तो सीधे सीधे फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH ही लिखा है, तो वैल्यू सीधे सीधे 42 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, राइट। तो बी ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, बी ऑप्शन 423 किलो जूल पर मोल आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो उसका आंसर बनेगा A एंड D, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्लास में बता दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना है। दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। उसको जरा पहले आपको डायग्राम देखना है। सबसे पहले पार्ट में लिखा है एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaAlCl4 निकालना है। तो आपको पहले वो सारे प्रोसेस देखने हैं जिसको रिलेट करना है हमें। तो हेस लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन पहले सही से यूज़ करनी पड़ती है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है लैटिस एनर्जी ऑफ NaAlCl4 लिखना है। तो लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है, आपने Na गैसियस दिया। लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है, आयंस का कॉम्बिनेशन करके एक सिस्टम बनाना है। तो ये Na+ गैसियस फॉर्म लिया, Al3+ गैसियस फॉर्म लिया, 4Cl- गैसियस फॉर्म लिया और इससे NaAlCl4 बना दिया। ये आपकी लेटेस्ट एनर्जी बताएगा सॉलिड फॉर्म में। तो अब आपको देखो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें आपको वो सारे सब्सटेंसेस देखने हैं जो हमें चाहिए। तो हमको चाहिए एक Na+Cl-, तो देखो Na+Cl- गैसियस ये दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखते चलो। जो चार्ट दे रखा है ऊपर वो आपको वैल्यूज़ दे रखी है ग्राफ पे, वैल्यूज़ वेरीफाई करते हुए चलना है। तो एक हमें Na+Cl- गैसियस चाहिए, उसके बाद एक Al3+ और 3Cl- गैसियस वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो आपको यहाँ मिल रहा है Al3+ गैसियस एंड 3Cl- गैसियस, इन दोनों की एनर्जी हो गई, ठीक है। और बाद में NaAlCl4 सॉलिड बना देना है, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमारे पास Na गैसियस, Al3+ गैसियस और 4Cl- गैसियस, इसकी अगर एनर्जी का सम लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 130 + 140। और नेट में हमारे पास NaAlCl4 की एनर्जी कितनी है, 40। तो अगर इसका डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी लिखेंगे अगर हम, तो प्रोडक्ट की एनर्जी है हमारे पास 40 और रिएक्टेंट की एनर्जी है -130 -140। उसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाएगी -270 किलो जूल पर मोल। एक बार कैलकुलेशन सर -230 आएगी। देखिएगा, सॉरी -230 किलो जूल पर मोल आएगी। तो सॉल्व करके लिखना है बस सिंपली 40 -130 -140 करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, -230 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ये आपकी लेटेस्ट एनर्जी होगी। यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा था हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al3 प्लस गैसियस आयन। तो अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी निकालेंगे तो पहले इसकी इक्वेशन लिख लो। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब Al3 प्लस गैसियस आयन को Al3 प्लस एक्वस आयन में कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग लेटेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब देखो ऊपर वाले चार्ट में हमें दो वैल्यूज ऐसे ढूंढनी है जिसमें Al3 प्लस गैसियस को Al3 प्लस एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हो। इफ यू नोटिस इट केयरफुली तो यहाँ पे देखो Al3 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस है, और यहाँ पे देखो Al3 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस बन रहा है। तो उसका Al3 गैसेस से Al3 प्लस एक्वस में बस यही एंथैल्पी चेंज हो रही है। Cl माइनस एक्वस तो दोनों टाइम पे प्रेजेंट है, तो चेंज केवल कितना हो रहा है, Al3 प्लस गैसेस को Al3 प्लस एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो Al3 प्लस एक्वस के लिए जो एनर्जी दे रखी है दैट इज 50। फिर से इसका डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी लिखेंगे अगर, तो Al3 प्लस एक्वस के लिए एनर्जी हो गई 50 माइनस Al3 प्लस गैसियस के लिए एनर्जी लिखेंगे तो उतनी हो जाएगी 90। तो सॉल्व करेंगे तो ये -40 किलो जूल पर मोल आ गया। समझ आया? सर इसमें ग्रीन पार्ट वाला Al3+ की एनर्जी क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वहाँ दोनों गैसियस है ना, ये भी गैसियस है और ये भी हमें केवल Al3 प्लस चेंज करना है ना। ग्रीन पार्ट से इस रेड पार्ट पे आएंगे तो दोनों के हाइड्रेशन एनर्जी कंबाइन हो गई ना। Al3 प्लस गैसियस भी Al3 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हुआ और Cl माइनस गैसियस भी Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हुआ। ये जो गैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al3 प्लस प्लस Cl माइनस, जबकि हमें तो केवल Al3 प्लस पूछा गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमसे पूछा गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl तो देखो डायरेक्टली मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड सॉलिड लिखा हुआ है, ये देखो मिल गया। देखो सोडियम क्लोराइड सॉलिड की तो डायरेक्ट एंथैल्पी दे रखी है हमको, दैट इज 90। इसको तो सॉल्व भी नहीं करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड इज 90 किलो जूल पर मोल, क्योंकि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होंगे वो जीरो हो जाएंगे। समझ गए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस गैसियस और हाफ Na प्लस Na सोडियम सॉलिड और हाफ Cl2 गैसियस तो जीरो होगा। तो केवल मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl चाहिए, तो डायरेक्टली NaCl की एंथैल्पी लिख दो 90 किलो जूल पर मोल। समझ गए ना? अगर किसी को इक्वेशन लिखनी है तो वो ऐसे भी लिख सकता है। इसका अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो सोडियम सॉलिड प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन गैसियस गिव्स NaCl सॉलिड, ये फॉर्म बनाएंगे। सोडियम सॉलिड और हाफ ऑफ क्लोरीन गैसेस की एंथैल्पी कितनी होती है, जीरो। वो भी देखो गिवन है नीचे, अगर ध्यान से देखोगे तो कंफ्यूजन वो भी नहीं है, दोनों वैल्यू जीरो गिवन है देखिए। और NaCl सॉलिड कितना है 90, तो प्रोडक्ट माइनस से एक्सटेंड करोगे 90 किलो जूल पर मोल, इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैसेस, दो चीज़ों का समेशन चाहिए हमें। तो पहला टर्म लिखा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, यानी कि क्लोरीन गैसेस को ब्रेक करा के Cl गैसेस में कन्वर्ट करना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 अगर लिखेंगे तो क्लोरीन गैसेस को ब्रेक करा के 2Cl गैसेस में कन्वर्ट करना है, ये आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। और दूसरा टर्म जो लिखना है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैसेस। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब Cl गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ और उसको Cl माइनस गैसेस में कन्वर्ट कर दो। अब ये दो वैल्यू चाहिए। फिर से ऊपर चार्ट पे जाओ, तो अब हमें सबसे पहले वो केस ढूंढना है जहाँ पे क्लोरीन गैसियस एटम को ब्रेक करके क्लोरीन एटम बना रहे हो। तो आप देखो सबसे पहले अगर हम फिर से नया टर्म मार्क करते हैं तो आपको समझ आएगा। एक हमने ये वाला पोर्शन लिया Na गैसियस एंड हाफ Cl2 गैसियस को, और एक ये टर्म लिया Na गैसियस एंड Cl गैसियस। यहाँ पे देखो हाफ Cl2 गैसियस को Cl गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो हाफ Cl2 गैसियस से Cl गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। Na सॉलिड तो Na गैसेस तो दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो उससे कोई एनर्जी का अंतर आ नहीं रहा। तो हाफ Cl2 गैसेस को Cl गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी है वो कितनी हो गई, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो 110 माइनस Cl2 गैसेस की एंथैल्पी कितनी रखी 30। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 80 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो इसका डबल है, क्योंकि Cl2 गैसेस से 2Cl गैसेस बनाना है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 अगर लिखेंगे तो ये 80 × 2 यानी कि
160 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, Cl गैसियस से Cl माइनस गैसियस फॉर्म क्रिएट करना है। अब देखो एक और डेटा देखो वहीं पे जहाँ पे Cl गैसियस और Cl माइनस गैसियस दिखा बिल्कुल ठीक। अब की बार देखो अगर आप ध्यान से मार्क करोगे तो एक डेटा तो वही ले लो जो पहले लिखा हुआ है हमारे पास, विच इज दिस वन, Na गैसियस एंड Cl माइनस गैसियस, Na गैसियस और Cl गैसियस, और फिर एक Na गैसियस और Cl माइनस गैसियस ले लो। ये वाला चेंज क्या हो गया, Cl से Cl माइनस गैसियस वाला चेंज हो गया। पॉइंट समझ में आया, मतलब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो Cl गैसियस से Cl माइनस गैसियस बन गया। ये एनर्जी गैप कितना है, 60 माइनस 110। साइन एकदम सही लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा बस। अब हमको Cl गैसियस से Cl माइनस गैसियस बनाना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे Cl गैसियस की, वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 110, ये माइनस 50 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, समझ आया। 110 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको इन दोनों का समेशन लिखना है, तो जब इन दोनों का समेशन लिखेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या बनेगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैसेस, इसका समेशन लिखेंगे तो आएगा 160 माइनस 50 यानी कि 110। आपका ऑप्शन डी हो गया। इसका लास्ट ऑप्शन पूछा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Al3+। अगले वाले पार्ट में पूछा है Eg1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Al3+ गैसेस। तो अगर Al3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Al2+ गैसेस बनेगा। तो हमको ऐसा केस ढूंढना है जहाँ पे Al3+ गैसेस सॉरी और Al2+ गैसेस में कन्वर्ट हो रहा हो। तो आप देखो पहला और दूसरा डेटा चेक कर लो, बस आपको समझ में आ जाएगा सवाल। यहाँ पे देखो एक Al3+ गैसेस और Cl माइनस गैसेस है, और ये Al2+ गैसेस और 3Cl माइनस गैसेस ये है। तो इन दोनों का अगर एनर्जी गैप बस लिखते हैं तो हमारा Al3+ से Al2+ बनाने की एनर्जी आ गई। तो Al2+ के लिए एनर्जी है 120, इसका डेल्टा एच लिखेंगे तो आ जाएगा 120 माइनस 140, वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझ आई बात। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 20 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इट्स गिवन ड्यूरिंग वन ऑफ हिज एडवेंचर चार्ल्स चौधरी गॉट ट्रैप्ड इन एन अंडरग्राउंड केव which was sealed 200 years back. The air inside was poisonous, having some amount of carbon monoxide in addition to oxygen and nitrogen. Sabu being Hughes could not enter into the cave, so he, in order to save Chacha Chaudhary, he started sucking the poisonous air out of by mouth. Each time he used to fill his lungs with the cave air and inhaled it out in the surrounding. In the meantime, fresh air from the surrounding diffused into the cave till the pressure was again 1 atmosphere. Each time Sabu sucked out air, the pressure in the cave dropped to half of the initial value of 1 atmosphere. मतलब हर बार जब वो एयर बाहर पुल करता है तो हाफ एटमॉस्फेयर की एयर बाहर निकाल लेता है, और उतने ही टाइम में हाफ एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर अंदर एंटर कर जाती है। तो उसने लिखा है इनिशियल सैंपल ऑफ एयर वाज टेकन द केव मेजर्ड 11.2 ml at STP and gave 7 joules on complete combustion at the constant pressure. Enthalpy of combustion of carbon monoxide given है। इसके बाद लिखा है नेग्लेक्ट एनी यूज ऑफ ग्राहम्स लॉ, मतलब डिफ्यूजन या फ्यूजन कंसीडर नहीं करना है। तो क्वेश्चन में पूछा है इफ द सेफ लेवल ऑफ CO इन द एटमॉस्फेयर इज लेस देन 0.001% बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी टाइम्स डज द साबु नीड टू सक आउट द एयर इन ऑर्डर टू सेव चाचा चौधरी। मतलब जो अंदर पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके प्रेशर को किसी तरीके से रिड्यूस करा के किस लेवल पे लाना है, 0.001% पे। तो पहले आपको ये निकालना है कि केव के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है कितनी। उसमें गिवन है इनिशियल सैंपल ऑफ एयर टेकन आउट फ्रॉम द केव मेजर्ड 11.2 ml at STP and gave 7 joules of heat on complete combustion at constant pressure। मतलब जब साबुन ने वहाँ से एयर सक करके बाहर थ्रो करा तो उसका जो इनिशियल सैंपल है उसका वॉल्यूम 11.2 ml है STP कंडीशन में, और उसका जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो 7 जूल है। आपको देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है, तो आपको ये पता चल गया कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ये सबसे सॉल्व करो। तो देखो पहले स्टेप में क्या करना है कि अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन कराएंगे तो उससे 280 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, और हमारी एनर्जी कितनी रिलीज करानी है 7 जूल। तो 7 जूल के लिए कितना मोल हो जाएगा
280 के लिए 1 मोल है तो 7 जूल के लिए कितना हो जाएगा 280/7, ये हो जाएगा 7/280 मोल्स। ये समझ में आया पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर अगर काउंट करेंगे तो एसटीपी कंडीशन में 11.2 ml दे रखा है, 22,400 से डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा देखिए। सर वो किलो जूल में था। देखिए 7 जूल्स है ना, तो उसको इंटू 10⁻³ और कर लो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO निकालेंगे तो आ जाएगा 7 × 10⁻³ / 3/280। ये आपके दोनों के मोल्स पता चल गया इनिशियली, ठीक है। अब हर बार जब वो एयर शक करता है तो 50% ऑफ एयर बाहर आ जाती है, यानी हर बार जो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वो आधा होता चला जाएगा। तो कितनी देर बाद वो 0.001% में पहुंचेगा ये निकालना है आपको। यहाँ से देखो मैं इनिशियल परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकाला तो आएगा 1/2 × 10⁻⁴/1/2 × 10⁻³ × 100 यानी 5%। अब हमें पता है कि साबु हर बार क्या कर रहा है, अंदर का प्रेशर आधा कर दे रहा है, तो मतलब अगर पहले 5% कार्बन मोनोऑक्साइड है तो अगले बार एक बार एयर सक करके बाहर करेगा तो अंदर 2.5% बचेगा, फिर एक और बार सक करेगा तो 1.25% बनेगा, फिर और एक बार करेगा तो उसका आधा हो जाएगा, ऐसे लगातार हाफ होता जाएगा। तो हर स्टेप के बाद वो आधा होता जा रहा है, यानी 1/2 पावर n की वैल्यू 0.001/5 कर दे सीधे सीधे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/5000 हो गया। क्योंकि हम मैथमेटिकली जानते हैं 1/2 पावर 12 की वैल्यू 1/4096 आएगा, मतलब 12 बार एयर सक करने के बाद जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 1/4096। बट ये सेफ लेवल नहीं है, यानी एक बार ये काम और करना पड़ेगा। तो साबु को ये काम कितनी बार करना पड़ेगा 13 बार, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में लिखा है साबु शुड रेस्क्यू चाचा चौधरी विद इन 6 मिनट एल्स ही विल डाई। प्रीशियस 80 seconds were wasted in thinking of the way to rescue him। देखो सब फालतू में आपको बस परेशान करने के लिए सब बातें लिखी जा रही, बाकी क्वेश्चन करने में कुछ भी नहीं है। तो मतलब साबू को ये सोचने में 80 सेकंड खर्च हो गए कि हमें करना क्या है, तो स्कीम बनाने में 80 मिनट सेकंड चले गए, तो टाइम कितना बचा अब हमारे पास 6 मिनट में सेव करना है, उसमें से 80 सेकंड हटाना है। तो 6 मिनट मीन्स एक्चुअल टाइम हो गया 6 × 60 सेकेंड्स, और इसमें से 80 सेकेंड्स कम कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो टाइम बचा वो है 280 सेकेंड्स, ठीक है। एट मैक्सिमम हाउ मच टाइम वुड शुड ईच साइकिल इज ऑफ इनहेलिंग एक्सहेलिंग टेक्स प्लेस। तो 13 साइकिल फॉलो करनी है, तो कितनी साइकिल फॉलो करनी है 13 साइकिल, ठीक है। बट 13 साइकिल फॉलो करने के लिए उसको ये काम जो करना पड़ेगा वो कितनी बार करना पड़ेगा, मतलब उसके जो टाइम लैप्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे 40, उससे डिवाइड कर दीजिए 13 से, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साबू को सेव करने के लिए टोटल 13 टाइम उस ऑप्शन को फॉलो करना है, तो 280 सेकेंड में 13 बार ऐसा करना है, तो मैक्सिमम टाइम कितना लगा सकता है वो 280/13 यानी कि 21.54 सेकेंड। साबू को 20 सेकेंड 21 सेकेंड 21.54 सेकेंड मैक्सिमम में एयर सक करके बाहर थ्रो करनी है, तो ही अंदर वाले पर्सन को बचाया जा सकता है, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल बॉडी में अप हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो लिखा है आई डब्ल्यू गिव्स एंड एच वन हेल्महोल्ट्ज गिवन द टू इक्वेशन। अपने पास दो इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डी जी डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा डी डब्ल्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। टी टेम्परेचर है, इक्वेशन 1 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे और इक्वेशन 2 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अचीव किया गया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में के अमोनिया बना रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज 25 डिग्री सेल्सियस से -33 किलो जूल है और 35 डिग्री सेल्सियस से -28 किलो जूल है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि पहला वाली इक्वेशन फॉलो करनी है। तो डेल्टा जी1 की वैल्यू -33 किलो जूल है, टेम्परेचर 298 केल्विन पे, और डेल्टा जी2 की वैल्यू दे रखी है -28 किलो जूल एट अ टेम्परेचर ऑफ T2 विच इज 308 केल्विन, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन एंथैल्पी चेंज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस फॉर द गिवन रिएक्शन। तो एंथैल्पी चेंज अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज होती ही नहीं है।
तो पहला वाला पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। अभी टेम्परेचर कितना चेंज करा है 10 डिग्री, तो उसका मतलब कोई खास चेंज नहीं हुआ। तो डेल्टा एच इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस। आपको डायरेक्ट रूल बताया था मैंने एंथैल्पी की, जब कैलकुलेशन करनी सिखाई थी किरचॉफ्स इक्वेशन से, तो आपको बताया था कि जब तक टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता तब तक एंथैल्पी में कोई चेंज ही नहीं होता। तो डेल्टा एच इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज। उसका आंसर तो सीधे डी हो गया, पहला पार्ट तो बिना कुछ सॉल्व करे हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा व्हाट वुड बी द फ्री एनर्जी चेंज एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस, फॉर्मूला देखना आप लोगों को जो लिखा हुआ है, डेल्टा एच प्लस पी डी डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऐसे आपको गिवन है। ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है। तो उसमें 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको चेंज निकालना है। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू एक टेम्परेचर दे रखी है 33, पहले इक्वेशन हो गई 33 इज इक्वल टू, अब हम डेल्टा एच को कुछ भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं ए, तो फिक्स ही रहने वाला है। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा जी की वैल्यू लिखी -33 इज इक्वल टू ए प्लस, और टेम्परेचर दे रखा है 298, तो 298 और आगे वाली वैल्यू भी एक कांस्टेंट हो गई, तो बी लिख लो उसको, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा, उसको कुछ भी वैल्यू बी मान लो। दूसरी इक्वेशन के हिसाब से ये वैल्यू हो गई -28 इज इक्वल टू फिर से ए प्लस 308 बी। मतलब जो फालतू में लिखा हुआ उसको परेशान मत हो, एक कांस्टेंट वैल्यू है उसमें कुछ भी नया कांस्टेंट लिखो। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल होगा तो ए और बी सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 10b। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इज इक्वल टू 10b आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू तो आ गई 0.5। अब b की वैल्यू 0.5 पुट करके a की वैल्यू निकाल लो, और फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे ये पूछा गया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ए प्लस 303 बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू उठा के इसको पुट कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन CaSO4.2H2O gives CaSO4.5H2O plus 1.5 water gases is 10 to the power -6 atmosphere power 3/2, then the equilibrium pressure of water vapor in the closed vessel is, आपको पता है इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पावर 3/2 इज इक्वल टू Kp हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पावर 3/2 इज इक्वल टू 10 to the power -6। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 10 to the power -4 एटमॉस्फेयर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है। 26 में लिखा है assuming delta H naught and delta S naught are independent of temperature, the temperature at which the equilibrium water vapor is 1 bar of the system in the above equation। तो देखो आपको बताया था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो कर देते हैं। The temperature at which equilibrium water vapor pressure is 1 bar for the system in the above question, तो डेल्टा जी अपने को जीरो कर देना है। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर निकाल चुके हैं आप इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -RT/ln(f) निकाल लेंगे, तो उसका टेम्परेचर निकल आएगा ना। तो यहाँ से रिलेशनशिप लिखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT/ln(k) इक्विलिब्रियम। ठीक है, सर उससे थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया? जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी, डेल्टा एच नॉट लगाया हमने, पहले मैं डेल्टा जी नॉट एच नॉट रिएक्शन निकाला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, तो 83.3 अपने पहले वाले पार्ट में सॉल्व किया था। फिर डेल्टा एच नॉट निकालो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके वो 219.4 जूल्स पर मोल केल्विन आ रहा होगा। उसके बाद डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट करके इक्विलिब्रियम पे इसको जीरो कर दो, तो टी की वैल्यू आपकी 380 केल्विन आ जाएगी आपको। तो इससे बहुत क्लोजेस्ट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए।
In question number 30, it's given calculate the resonance energy of N2O from the following data. तो देखो पहले N2O का स्ट्रक्चर लिखे देता हूँ। दो तरीके से N2O का स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। हम N ट्रिपल बॉन्ड प्लस O माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको N डबल बॉन्ड O प्लस माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो जब तक हम लोग बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे तब तक आप स्ट्रक्चर डायरेक्टली लिख लो, मैंने बता दिया। अब आपको उसकी रेजोनेंस एनर्जी देखनी है, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो देखो हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड एंड की एनर्जी दे रखी है, सही है। N डबल बॉन्ड एंड दे रखा है, ये भी ठीक है। O डबल बॉन्ड O दे रखा है, ये भी ठीक है। और O डबल बॉन्ड N दे रखा है। इसका मतलब हमें अपना क्वेश्चन इस वाले स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है, क्योंकि N सिंगल बॉन्ड O की एनर्जी नहीं दे रखी है। तो हम रेजोनेंस एनर्जी इस वाले स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब अब हम इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है। तो वी राइट N2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स N2O। फिर मैंने तरीका बताया था, दो कॉलम बना लो, एक तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब, एक तरफ एनर्जी रिलीज। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 940। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्रोवाइड करेंगे। फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना है, ये एनर्जी कितनी दे रखी है और इसका हाफ मोल लेना है। ये एनर्जी दे रखी है 500, उसका हाफ लेना है। क्यों हाफ लेना है, क्योंकि हाफ मोल ऑफ O2 यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद N2O का बॉन्ड फॉर्म होगा, तो मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है N डबल बॉन्ड O, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड N रिलीज होगी, ये 420 दे रखा है। फिर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ N डबल बॉन्ड O रिलीज होगी, ये अपने को दे रखा है 600। और बाद में रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी, तो फाइनल स्ट्रक्चर अचीव हो जाएगा। ठीक है। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो 82 दे रखा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा है, रिलीज एनर्जी कम है। ये कंफर्म पता चल गया क्वेश्चन से ही। ठीक है। तो इस वैल्यू को पहले सॉल्व करके लिखेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का समीशन निकालोगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 1190। और राइट हैंड साइड का समीशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1020 प्लस रेजोनेंस एनर्जी। तो हमें रिएक्टेंट अब्जॉर्ब माइनस रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी अब्जॉर्ब ज़्यादा दे रखी है। तो माइनस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 82। यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करके निकालना। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी 88 किलो जूल आ जाएगा, बट ये एनर्जी रिलीज है। तो फाइनल आंसर जब आप रिपोर्ट करेंगे तो माइनस में रिपोर्ट करिएगा, तो अपना आंसर आएगा -88 किलो जूल पर मोल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन, इथाइलिन एंड बेंजीन आर इन द गैसियस एटम्स आर these values respectively. Calculate the resonance energy of benzene and bond enthalpy of CH bond is given equal to this value. तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करा। उसने बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, इथाइलिन एंड बेंजीन फ्रॉम द गैसियस एटम्स आर गिवन। ठीक है। तो गैसियस एटम लेने हैं, मॉलिक्यूल से ही लेने। तो कार्बन गैसियस फॉर्म लिया, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म लिया, और इससे C2H6 बनाया। तो दो कार्बन तीन हाइड्रोजन, ये एनर्जी दे रखी है -2839.2। तो एथाइलिन लेंगे तो दैट इज C2H4। तो फिर से टू कार्बन गैसियस टू हाइड्रोजन गैसियस, इसकी एनर्जी दे रखी है -2275.2 किलो जूल। और बाद में बेंजीन बनाना तो सिक्स कार्बन गैसियस सिक्स हाइड्रोजन गैसियस, इससे बना रहा है C6H6। ठीक है। आपको कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी डेटा से सॉल्व करेंगे, तो पहले वाले इंफॉर्मेशन से आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी निकाल लोगे, और दूसरे वाले डेटा से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी निकाल लेंगे, और तीसरे वाले डेटा से रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे। तो ये आपके स्टेप सॉल्व करने के हो गए। अभी हम सबसे पहले इक्वेशंस A B C लिख दे रहा हूँ मैं इनको, एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले इक्वेशन ए के लिए अगर सॉल्व करना है, तो आपको पता है एनर्जी एब्जॉर्ब तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि कार्बन भी गैसियस है, हाइड्रोजन भी गैसियस है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी। पहले वाले केस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन C2H6 का स्ट्रक्चर जानते हो ना, बना दो। स्ट्रक्चर्स पहले बना लीजिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो। C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल बी कार्बन कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो जब इसकी एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ये वैल्यू आपकी 2839.2 के इक्वल है। तो यहाँ से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड निकाल लोगे,
2839.2 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गिवन है 410.87 into 6। फिर यही काम अगले स्ट्रक्चर के लिए फॉलो करेंगे, जैसे C2H4। तो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लस 4 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये वैल्यू दे रखी है अपने को 2275.2। यहाँ से बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन निकालेंगे 2275.2 माइनस 4 इंटू 410.87। यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी निकालो, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन निकाल लो। इसके बाद सी वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन देखेंगे तो आपको पता है बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों अरेंजमेंट होते हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये होता है बेंजीन। और इसकी एनर्जी लिखेंगे तो आएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इंटू 3, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इंटू 3 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंटू 6 प्लस रेजोनेंस एनर्जी विल बी इक्वल टू 5506। अब देखो पहले दो इन्फॉर्मेशन से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी निकाल ली आपने। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है, रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से देखो हम लोगों ने पहले सॉल्व करा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी आपकी सॉल्व हो क्या रही होगी 373.65। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सॉल्व करके लाओगे तो 631.72। और इन दोनों वैल्यूज को थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करो और फाइनली इसकी रेजोनेंस एनर्जी बतानी है, अब वो कितनी आ रही है। तो रेजोनेंस एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 23.68 आ जाएगा, इसको माइनस साइन के साथ रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो गिवन है एट अ टेम्परेचर अवर 85 केल्विन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड बिकम्स स्पॉन्टेनियस। तो आपको तरीका बताया था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। और हम इक्विलिब्रियम स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम डेल्टा जी जीरो कर देंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस बन जाएगा, या फिर अगर डेल्टा एच निकालना है तो डेल्टा एच बाई टी कर देंगे। डेल्टा एच आपको निकाल देना है कैलकुलेशन से, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आ जाएगा। तो अगर हम डेल्टा एच रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट विद प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो -75। अच्छा इक्वेशन बैलेंस और कर लीजिएगा एक बार। तो जो इक्वेशन के मैंने उसको पहले बैलेंस करके लिखो। तो CH3CO, अच्छा बैलेंस ही लिखिए, CH3COH को अगर हमने डिकम्पोज करके लिखा है तो CH4 गैसेस प्लस CO2 गैसेस हो गया। सर डेल्टा एच लिखेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ये वैल्यू सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। और यहाँ से एंट्रोपी लिखेंगे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन बाई टी। टेम्परेचर आपको 85 केल्विन दे रखा है। डेल्टा एच बस एक बार बता दीजिए कितना आ रहा है। 70। सेवेंटीन सर। तो 17/85 आ जाएगा। और ये 70 इंटू 10⁻³ कर लेना, क्योंकि किलो जूल्स में है तो जूल्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये 200 जूल पर मोल कैलविन अपना आंसर हो जाएगा। तो विल बी 200 जूल्स पर मोल कैलविन, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, शुड बी 200 जूल्स पर मोल कैलविन, ठीक है।